हाय गाइस, मैं हूँ कुसुम। आज हम बात करेंगे ट्रॉय मूवी के बारे में। एक ऐसा राज्य जिसकी लड़ाइयाँ बहुत फेमस थी। उसके ऊंचे ऊंचे किले जिसे कोई भेद नहीं सकता था। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एग्नमोन जो कि बहुत शक्तिशाली राजा है और उसके अंडर में कई राजा हैं जो उसका साथ देते हैं। जब उन्हें युद्ध पर बुलाया जाता है तो उन्हें आना पड़ता है। वो अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य के सीमा में घुस जाता है। तभी वहां से उस राज्य का राजा और उसकी सेना आती है। इसके बाद एग्नमोन और उस राज्य के राजा आपस में कुछ बातें करते हैं। वहां का राजा बोलता है कि तुम अपनी सेना को मेरे राज्य से हटा लो। एग्नमोन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ो। वो राजा बोलता है कि तुम पूरी दुनिया को हासिल नहीं कर सकते, नहीं जीत सकते। एग्नमोन बोलता है कि ऐसा कई राजा ने बोला था, लेकिन आज सब वो मेरे लिए लड़ते हैं। एग्नमोन बोलता है कि एक काम करते हैं, पुरानी तरीके से इस मामले को सेट करते हैं। तुम अपना बेस्ट योद्धा लेकर आओ और मैं अपना बेस्ट योद्धा लेकर आता हूँ। दोनों में से जिसका योद्धा जीतेगा उसकी जीत हो जाएगी। अगर तुम्हारा योद्धा जीता तो मैं कल सुबह सुबह अपनी सेना को यहाँ से ले जाऊंगा, और अगर मेरा जीता तो तुम अपना राज्य अपने पास रख सकते हो। लेकिन जब मैं तुम्हें युद्ध के लिए बुलाऊंगा तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, अपनी सेना को साथ लाना होगा। वो राजा बोलता है ठीक है, और वो राजा अपने बेस्ट योद्धा को आवाज लगाता है। वहां से 8 फुट लंबा तगड़ा इंसान निकल कर आता है जो कि बहुत ही बड़ा योद्धा लगता है। एग्नमोन भी जोर से चिल्लाकर बुलाता है। वो बोलता है कि अक्लीस, और वहां से कोई नहीं आता। दूसरी सेना के सारे लोग जो भी होते हैं वो सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ का राजा बोलता है कि मेरे योद्धा को देखकर अक्सर ऐसा होता है। एग्नमोन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आता है और बोलता है कि अक्लीस सेना के साथ नहीं आया। वो कहता है कि कहाँ पर है वो कहता है कि हमने भेजा है उसे किसी को बुलाने के लिए, वो आता ही होगा। तभी अक्लीस उस जगह पर आता है जहाँ पर युद्ध होने वाला होता है। अक्लीस जो कि एग्नमोन के राज्य में रहता है, जो कि एक बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन वो एग्नमोन से नहीं डरता, बल्कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। जब अक्लीस का मन करता है तभी वो युद्ध पर आता है, वरना नहीं आता। अब अक्लीस उस इंसान से जो सामने है, जो बहुत बड़ा योद्धा है, उससे लड़ने चला जाता है, और अक्लीस भागता हुआ जाता है और एक ही बार में उसे मार डालता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कोई और, है कोई और उस पूरी सेना में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई आकर अक्लीस का मुकाबला कर सके। तभी उस सेना का राजा आता है, बोलता है कि ये लो कुमान, अपने राजा को दे दो, क्योंकि वो उसकी शाही मोहर होती है। अक्लीस बोलता है कि वो मेरा राजा नहीं है, और अक्लीस चला जाता है। अब मूवी में ट्रॉय नाम का राज्य दिखाया जाता है, और उस राज्य के राजा के 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है हेक्टर और दूसरे का नाम होता है पेरिस। हेक्टर एक बहुत बड़ा योद्धा है, जैसा अक्लीस है उसी तरह से हेक्टर भी बहुत बड़ा योद्धा है, और उसका भी पूरी दुनिया में नाम है। अब हेक्टर और पेरिस दोनों जो राजकुमार होते हैं वो दोनों स्पार्टा आए होते हैं, क्योंकि स्पार्टा और ट्रॉय के बीच में पास्ट में कई युद्ध हो चुके हैं। अब ये दोनों राज्य दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वो सब हेक्टर और पेरिस का बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत खातिरदारी करते हैं, और वो सभी लोग यहाँ पर बहुत दिनों से हैं। अब जो स्पार्टा का राजा होता है वो एग्नमोन का छोटा भाई होता है, और उसकी वाइफ का नाम हेलन होता है, और हेलन बहुत ही सुंदर है और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। अब हेक्टर का जो छोटा भाई होता है उसका और हेलन का आपस में अफेयर हो जाता है। अब अगले दिन हेक्टर और पेरिस वापस जाते हैं, तो पेरिस छुपाकर हेक्टर को बिना बताए हेलन को अपनी शिप में ले आता है, और बीच रास्ते में हेक्टर को बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे मैं अपने साथ ले आया हूँ। हेक्टर इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हेक्टर बोलता है कि शिप को वापस घुमाओ, हम हेलन को वापस वहीं छोड़ कर आएंगे, क्योंकि हेक्टर नहीं चाहता कि मेरे भाई की नादानी की वजह से ट्रॉय में युद्ध हो और हजारों लाखों लोग की जान जाए। लेकिन पेरिस बोलता है कि अगर आप उसे वहां छोड़ेंगे तो मैं भी फिर वहीं रहूंगा। हेक्टर बोलता है कि वो तुम्हें मार देंगे। पेरिस बोलता है कि मैं अपने प्यार के बिना नहीं रह सकता, मैं मरने से नहीं डरता। अब हेक्टर को उसकी जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, और वो हेलन को लेकर अपने राज्य ट्रॉय आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एग्नमोन का भाई एग्नमोन के पास जाता है और बोलता है कि भाई, उन्होंने मेरी पत्नी को चुराकर सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया बल्कि यूनान का अपमान किया है, और अब मैं उनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? एग्नमोन बोलता है कि हाँ, मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्नमोन खुद चाहता था कि वो ट्रॉय पर कब्जा करे। ये उसका कई सालों का सपना था और इसे अब ये मौका मिला था। लेकिन अक्लीस इस युद्ध में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो एग्नमोन के लिए लड़ना नहीं चाहता। अब जब रात में एग्नमोन अपने साथी के साथ युद्ध करने की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, तब उसका साथी बोलता है कि हमें इस युद्ध के लिए अक्लीस की जरूरत है। एग्नमोन बोलता है कि अक्लीस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो ट्रॉय वालों से लड़ने की जगह हमसे लड़ेगा। उसका सलाहकार बोलता है कि ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ऐसा युद्ध आज से पहले कभी नहीं
हुआ होगा और हमें एक महान योद्धा की ज़रूरत है और अखिलीस एक खूंखार योद्धा है। एग्नमोन बोलता है कि मैं जानता हूँ और वो अखिलीस को मनाने के लिए उसके पास एक राजा को भेजता है और वो राजा उसको बताता है कि उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। अखिलीस बोलता है कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी की बेइज्जती की है और उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो कहता है कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें जो भी योद्धा लड़ेंगे उनका नाम हजारों लाखों सालों तक याद रखा जाएगा और अखिलीस भी यही चाहता था कि उसका नाम सदियों तक याद रखा जाए। अखिलीस उसे कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है और वो उसी वक्त अपनी माँ से मिलने जाता है और अखिलीस की माँ के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक देवी है। अखिलीस की माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि तुम इस युद्ध में जाओ, लेकिन अगर तुम इस युद्ध में नहीं जाते हो, मेरे पास रुकते हो, तो तुम्हारी खूबसूरत बीबी होगी, उसके बच्चे होंगे और बच्चों के बच्चे होंगे, वो सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम सदियों तक याद नहीं रखा जाएगा। और अगर तुम इस युद्ध में जाते हो तो जब तक ये धरती है तब तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, और अगर तुम इस युद्ध में गए फिर तुम वापस कभी लौट कर नहीं आओगे, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन फिर भी अखिलीस ये फैसला करता है कि वो जाएगा और वो ट्रॉय की युद्ध की तैयारी करता है और अब ट्रॉय की युद्ध की और हजारों शिप निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर जब अपने राज्य पहुंचता है तो अपने पिता से बोलता है कि हमें हेलन को वापस भेज देना चाहिए। उसके फादर बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। हेक्टर एक अच्छा इंसान था, वो नहीं चाहता था कि उसके भाई के प्यार की वजह से इसकी सजा पूरे ट्रॉय वासियों को मिले। अब दूसरी तरफ से एग्नमोन की फौज ट्रॉय पहुंचने वाली होती है जहां पर हजारों शिप आ रही होती है। तभी एग्नमोन देखता है कि एक शिप बहुत आगे होता है। तभी वो अपने सलाहकार से पूछता है कि कौन है वो कहते हैं कि वो अखिलीस है। एग्नमोन बोलता है कि वो क्या करना चाहता है, वो ट्रॉय के बीच को अपने कुछ सैनिकों के साथ जीतना चाहता है, ये नामुमकिन है। अब अखिलीस का शिप वहाँ पर उतरता है और बाकी सारे बहुत पीछे होते हैं और अखिलीस बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता है। तभी शिप में जितने भी सैनिक होते हैं सब अखिलीस अखिलीस कर चिल्लाने लगते हैं। ये सुनने के बाद एग्नमोन थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी उसका एक साथी उससे बोलता है कि उसे वो लड़ाई जीतने दो, जो मेन युद्ध होगा वो तुम जीतना। राजा बोलता है कि हर युद्ध में हमेशा अखिलीस का ही नाम लिया जाता है, पर वो इस बार ये बिल्कुल नहीं होने देगा। अब अखिलीस अपने साथियों के साथ बहुत बहादुरी से लड़ता है। वहाँ पर अपोलो के मंदिर होते हैं, उन्हें भी लूटते हैं, वहाँ के पंडितों को सबको मार देते हैं और जितनी लड़कियाँ होती हैं उन्हें बंदी बना लेते हैं। वहाँ पर एक पल ऐसा भी आता है जब अखिलीस का सामना हेक्टर के साथ होता है। हेक्टर अकेला बचा होता है लेकिन अखिलीस उसे नहीं मारता, बोलता है कि तुम जाओ, हमारा युद्ध कल है। अब अखिलीस जब अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बंदी बनी बैठी होती है। उसका आदमी उसे बोलता है कि हम उसे अपोलो के मंदिर से बंदी बनाकर लाए हैं और ये लड़की हेक्टर की कज़न होती है। वो लड़की बोलती है कि तुमने मंदिर के पुजारियों को मारा। अखिलीस बोलता है कि मैंने बहुत लोगों को मारा लेकिन मैंने पुजारियों को नहीं मारा। वो बोलती है कि तुम्हारे लोगों ने मारा होगा, अपोलो देव इसका बदला लेंगे। तो अखिलीस बोलता है कि इंतजार किस बात का है। तो लड़की बोलती है कि सही वक्त आने का। अखिलीस बोलता है कि पुजारी तो मारे गए, उसकी सेविका बंदी है, और कौन सा सही वक्त आएगा। अखिलीस बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है कि मुझे क्या डरना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ सेफ हो। तभी अखिलीस का एक आदमी वहाँ आता है और बोलता है कि राजा एग्नमोन ने बुलाया है जीत का जश्न मनाने के लिए। अखिलीस के वहाँ पहुँचते ही एग्नमोन बाकी राजाओं को भेज देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज की जीत के लिए लोग तुम्हें याद रखेंगे? लोग हमेशा राजा को याद रखते हैं। अखिलीस बोलता है कि जब हमने वो किनारा जीता था तब राजा किनारा से बहुत दूर था। राजा बोलता है कि तुम्हारे आदमियों ने अपोलो के मंदिर लूटे। अखिलीस बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो, मेरी तरफ से तोहफा है। एग्नमोन बोलता है कि मैं पहले ही ले चुका हूँ और तभी वो अपने आदमियों को बुलाता है। उसके आदमी उसी लड़की को लेकर आते हैं जिससे अखिलीस ने बोला था कि तुम यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। अखिलीस उन आदमियों को बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ दो। तभी वो लड़की बोलती है कि आज पहले ही बहुत खून बह चुका है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और खून बहे। और अखिलीस चुप हो जाता है। वो अखिलीस को चिढ़ाने के लिए कहता है कि आज रात को ये लड़की मुझे नहलाएगी और उसके बाद क्या जाने क्या हो। ये सुनने के बाद अखिलीस को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं कफन ओढ़ने से पहले तुझे मौत की नींद सुला चुका हूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सब ट्रॉय में युद्ध करने के लिए जाते हैं तो अखिलीस के जो खास सैनिक होते हैं जो सिर्फ अखिलीस के लिए लड़ते हैं, जो बहुत अच्छे योद्धा होते हैं, वो अखिलीस के पास आकर कहते हैं कि सब युद्ध के लिए जा रहे हैं। अखिलीस कहता है कि हम में से कोई भी युद्ध के लिए नहीं जाएगा, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। वहीं युद्ध के मैदान में एक तरफ
हेक्टर और उसका भाई पेरिस आते हैं, दूसरी तरफ एग्नामोन और उसके भाई आते हैं। अब पेरिस एग्नामोन के भाई से बोलता है कि ये युद्ध हेलन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं भी हेलन को प्यार करता हूँ और तुम्हारा भाई भी उसे चाहता है। एक काम करते हैं, इसके और मेरे बीच में युद्ध होगा और जो जीतेगा वो हेलन को ले जाएगा और इस लड़ाई को यही खत्म करते हैं। एग्नामोन ये नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने भाई की बीवी के लिए नहीं आया, बल्कि वो ट्रॉय को जीतना चाहता है। उसका भाई उसको साइड में ले जाकर बोलता है कि तुम मुझे इसको मारने दो, इसके बाद तुम हमला कर देना, उसके बाद ट्रॉय भी तुम्हारा हो जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अब पेरिस और एग्नामोन के भाई की लड़ाई होती है और पेरिस को एग्नामोन का भाई मारने ही वाला होता है, तभी बीच में हेक्टर आ जाता है और वह एग्नामोन के भाई को मार देता है। तभी एग्नामोन युद्ध का ऐलान कर देता है और वो ट्रॉय पर हमला कर देते हैं। क्योंकि आज अक्लीस युद्ध में नहीं आया था तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाती है और उन्हें बहुत बुरी तरह हार देखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में मारे जाते हैं। वो लगभग हार ही मान चुके होते हैं और उनके सैनिक ये भी कहते हैं कि हम आए थे हेलन के लिए, अब जब उसका पति राजा ही नहीं रहा तो इस युद्ध का कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी रात में एग्नामोन के यहाँ मीटिंग होती है। वो कहते हैं कि हमें अक्लीस की जरूरत है, उसके बिना हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, हमें उसे मनाना पड़ेगा। तभी बाहर दिखाया जाता है कि उस लड़की के साथ कुछ सैनिक जातीती कर रहे होते हैं। तभी अक्लीस आता है, उनमें से एक को मार देता है और उसे उठाकर अपने कैंप में ले जाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुमने महान योद्धा बनने का जीवन क्यों चुना। वो कहता है कि मैंने चुना नहीं, मैं पैदा हुआ और एक योद्धा बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अक्लीस सो जाता है और रात में वो लड़की अक्लीस की गर्दन पर चाकू रखती है और बंद आंखों में ही अक्लीस उससे बोलता है कि मार दो। लड़की बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम बहुत सारे लोगों को मार दोगे। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, और वो उसे नहीं मारती। अब अक्लीस फैसला कर चुका है कि वो युद्ध नहीं करेगा और वो वापस जाने की तैयारी करता है। वो अपने आदमियों को बोलता है कि नाव में सारा सामान लाद दो, हम कल सुबह निकलेंगे। तभी उसी रात ट्रॉय के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि ये युद्ध के रूल के खिलाफ होता है और हेक्टर इसके लिए मना भी करता है, लेकिन हेक्टर की कोई भी नहीं सुनता और रात में उन पर आक्रमण कर दिया जाता है। इस युद्ध में अक्लीस के साथ उसका कजन भी आया था, जो बिल्कुल अक्लीस की तरह दिखता है और अक्लीस उससे बहुत प्यार करता है। वो बहुत नाराज होता है क्योंकि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो लड़ना चाहता था। उसे इस बात का बहुत दुख था कि हमारी कंट्री वाले मर रहे हैं। रात में जब ट्रॉय के लोग इन पर हमला कर देते हैं तो ये अक्लीस का कवच उसकी तलवार ढाल लेकर सैनिकों के पास आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। सैनिकों को लगता है कि ये अक्लीस है क्योंकि वो उसी की तरह दिखता है और सब उसके साथ जाते हैं। सबके अंदर एक जोश आ जाता है और अब इनका युद्ध होता है और हेक्टर के हाथों अक्लीस का कजन मारा जाता है। और हेक्टर जब उसे मारता है तो वो देखता है कि वो अक्लीस नहीं है बल्कि उसका कजन है। और अब हेक्टर बहुत परेशान हो जाता है और रात में अपनी वाइफ को एक खुफिया रास्ता दिखाता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से भाग जाना। वहीं दूसरी तरफ जब अक्लीस को पता चलता है कि उसका कजन मारा गया है तो उसे बहुत दुख होता है और अगली सुबह वो अकेला ट्रॉय की दीवारों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हेक्टर को ललकारता है। और अब हेक्टर बाहर आता है और अक्लीस से कहता है कि युद्ध से पहले मैं तुमसे कुछ करार करना चाहता हूँ, जो भी युद्ध जीतेगा वो मरने वालों को पूरा सम्मान देगा। अक्लीस कहता है कि शेर और इंसान के बीच में कोई करार नहीं होता। इसके बाद अक्लीस और हेक्टर की जबरदस्त फाइट होती है और इस फाइट में हेक्टर की मौत हो जाती है। अब जब हेक्टर मर जाता है तो उसे अपने रथ में बांधकर अपने खेमे में ले जाता है। ये देखकर ट्रॉय वासियों को बहुत दुख होता है क्योंकि सभी हेक्टर से बहुत प्यार करते थे और वो बहुत अच्छा इंसान था। अब रात को ट्रॉय का राजा अक्लीस के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को पूरा सम्मान दूँ जो मृत्यु के बाद हर योद्धा को दिया जाता है। अक्लीस कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। राजा कहता है कि जिसका जवान बेटा मर गया हो, तुम्हें क्या लगता है कि उसे मौत से डर लगेगा। और अब अक्लीस हेक्टर को उसे लौटा देता है। अक्लीस कहता है कि हमारे देश में मौत का शौक 12 दिन तक मनाया जाता है। राजा कहता है कि हमारे देश में भी ऐसा ही होता है। अक्लीस कहता है कि मैं वादा करता हूँ 12 दिन तक ट्रॉय पे कोई आक्रमण नहीं होगा। तभी वहाँ पर हेक्टर की कज़न भी आ जाती है और अक्लीस उसे भी छोड़ देता है। इसके बाद एग्नामोन पूरी तरह से भड़क जाता है कि उसने उन्हें 12 दिनों तक का वक्त क्यों दिया, यही सही समय था उन पर आक्रमण करने का। उसका सलाहकार कहता है कि हेक्टर के मर जाने से कुछ नहीं होगा, ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची है, हमें किसी तरह से उन्हें भेदना होगा। तभी एक दूसरा सलाहकार जो कि एक राजा भी था एक तरकीब निकालता है। वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाता है और अब 12 दिनों तक कोई युद्ध नहीं होता। और जब ट्रॉय के राजा बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी का घोड़ा था और उसके सामने एग्नामोन के कुछ सैनिक मरे पड़े थे। राजा का सलाहकार कहता है कि इन्होंने हमारे मंदिरों का अपमान किया था, इसलिए इनको देवताओं की तरफ से सजा मिली है। उन्हें लगता है कि सारे सैनिक यहाँ से भाग गए और सिर्फ ये घोड़ा बचा है जो देवताओं ने रखा है और ये शांति का प्रतीक है, इसलिए वो लोग इस घोड़े को अंदर
चले आते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि हम इस जंग में जीत चुके हैं, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। एग्नोमॉन के प्लान के अकॉर्डिंग उसने अपने शिप को और बाकी सैनिकों को दूसरी जगह छुपा दिया था और बड़े घोड़े के अंदर अक्लीस और बहुत सारे सैनिक छुपे हुए थे। और जैसे ही रात होती है वो लोग घोड़े से निकलने लगते हैं और ट्रॉय के सारे दरवाजे खोल देते हैं। इससे एग्नोमॉन और सारे सैनिक अंदर आ जाते हैं और आक्रमण कर देते हैं। एग्नोमॉन ट्रॉय के राजा को मार देते हैं। तभी हेक्टर की कज़न को दिखाया जाता है जो कि प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी एग्नोमॉन उसके पास आता है, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वो लड़की चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर मार देती है और वो मर जाता है। तभी राजा के अंगरक्षक उस लड़की को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर अक्लीस आ जाता है और उसको मार डालता है। तभी वो लड़की नीचे गिरी हुई थी और अक्लीस उसे उठा रहा था। तभी वहाँ पर पेरिस आता है और उसे तीर मारता है जो सीधा अक्लीस के एंकल पे जाके लगता है। अक्लीस का सिर्फ यही हिस्सा था जिसे भेदा जा सकता था, क्योंकि इतिहास में ये बताया गया है कि उसकी माँ ने अक्लीस को एक पवित्र नदी में डुबाया था, जिससे अक्लीस का पूरा शरीर अमर था। पर जहाँ से उसकी माँ ने पकड़ा था उसका पैर सिर्फ उसी हिस्से को भेदा जा सकता था और तीर अक्लीस के आर पार हो जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। फिर वो खड़ा होता है और तीर को निकालकर पेरिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन पेरिस सामने से तीरों की बौछार करने लगता है। पेरिस अपनी बहन को कहता है कि चलो, वो जाना नहीं चाहती, लेकिन अक्लीस कहता है कि तुम जाओ क्योंकि पूरा ट्रॉय खत्म होने वाला है। इसके बाद अक्लीस की मृत्यु हो जाती है और एक महान योद्धा का अंत हो जाता है।